फिरदौस आशिक अवान साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो क्या नज़र आ रहा है, नंबर एक, क्या इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, और इलेक्शन है तो क्या आप मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे, और इन हालात में क्या लगता है आपको आवाम की पार्टिसिपेशन कैसी होगी, बिलखसूस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि जो नैरेटिव आप लेके आगे बढ़ रहे हैं या जिसको आप प्रोग्राम में डिस्कशन का ज़रिया या हिस्सा बना रहे हैं, वो तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात, उनकी उम्मीदें और एक उनके साथ जुड़े जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज़ हैं, वो सारा वही सारा बयानिया है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। देखिए, ये जो इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, इसकी तो हतमी तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है कि कब उन्होंने करवाने हैं। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे हों। उसकी वजह क्या है कि जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, जितना सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, वो मुआशी अदम इस्तेहकाम को और ज़्यादा एग्रीवेट करेगा और ज़्यादा गंभीर करेगा। इंटरनेशनली, रीजनली, डोमेस्टिकली जो भी पॉलिटिकल लैंडस्केप बन रहा है, उसके अंदर भी ये अशद ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबल, वाइब्रेंट, डेमोक्रेटिक फेस के साथ उन दुनिया के ममालिक के साथ अंगेज हो। जितना लीडरशिप का कन्फ्यूजन रहेगा, उतना आपका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मौक़िफ़ आप समझ रहे हैं कि हमने क्विट किया, देखिए हम पार्टी नहीं थे उस हुकूमत का। हमारे दो मेंबरान जो हैं वो चौई साहब और ऑन चौई साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब जब वहाँ पे SAPM और एडवाइज़र बने थे तो IPP ने जन्म नहीं लिया था। IPP के बनने के बाद जब हम मार्ज़ वजूद में आ गए तो ये ज़रूरी था कि हम अपने आप को उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर से डिसोसिएट करें, क्योंकि ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट जमात हैं, आपकी एक अलहदा शनाख्त है, आपका एक इनफरादी मैनिफेस्टो है और आपका एक इलेक्शन के अंदर एक अपना वे फॉरवर्ड है, तो फिर हमें उस हुकूमत के अंदर या PDM के अंदर बैठ के ये तासर देना कि वी आर पार्ट ऑफ देयर लेगेसी, या वो जो बैगेज है उसको उठाने के लिए हमारे कंधे भी हाजिर हैं। तो ये ज़रा एक नेगेटिव मैसेज था जिसको लीडरशिप की सतह पे डिस्कस किया गया और ये ज़रूरी समझा गया कि हम अपने इंडिपेंडेंट वे फॉरवर्ड के साथ आगे चले, और पार्टी बन गई है तो दोनों शख्सियात अब उससे डिस्कनेक्ट करें। तीसरी बात जो आपने की है, अल्टीमेटली आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो इस पार्टी का ओवरऑल एक आगे बढ़ने का जो अलायंस और इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर किस तरफ झुकाव या कोलैबोरेशन हमारी बनेगी। तो देखें, जो सियासी जमातें होती हैं वो सियासी स्पेस को देती भी हैं, लेती भी हैं, और ये फैसले होते हैं जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी आप एनालिसिस करते हैं। अभी हमने अपना जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है पार्टी का, उसकी पहली ईंट आज रखी कि हमने रीजनल वो हमारी जो कमेटीज़ थी, कोऑर्डिनेशन कमेटीज़, वो हमने बना दी हैं। उन रीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ को हमने 10 दिन की डेडलाइन दी है और उनको हमने कहा है कि आप अपने ज़िले की सतह पे वो तमाम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म प्लान करें, और वो लोग जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर होंगे आने वाले इलेक्शन के अंदर, वो चेहरे जो एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टेक होल्डर या एज अ सपोर्टर और वोटर हम सामने लेके आएंगे, तो उनकी नॉमिनेशंस करके 10 दिन के अंदर ये रीजनल कमेटियां अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। तो हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। हमें नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, हम आगे की तरफ देख रहे हैं, और हमारा टारगेट जो है एक मुस्तहकम पाकिस्तान है जिसकी तरफ हमारा सफ़र रवां-दवां। बड़ी सराहत से और वजाहत से मैडम ने जो पार्टी के जो एक मकासद हैं उन पर बात की है। यकीनन आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात होंगे। प्लीज़ ओवर टू यू भट्टी साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोहतरमा फरदौस अवान साहब बड़ी दूर फहम है। मुझे 99 का मौका याद आ गया कि मोहतरमा से मुलाकात हुई थी फरदौस, मैं, राना ताहिर, उस्मान, यूसुफ। खैर इस मौजूदा इशू पे आ जाते हैं। मोहतरमा ये बताएं, ये हुकूमत सुप्रीम आइन को नहीं समझती। सुप्रीम इलेक्शन भी मार्च 2024 तक कराना चाहती है, तो ऐसे में पाकिस्तान इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की क्या पॉलिसी होगी? वो डिले का हिस्सा बनेगी? भट्टी साहब, पहले तो आपका जो एक विजन और आपकी अपनी एक पॉलिटिकल विजडम जो रही है, और आपने हमेशा जो है जिस तरह से पाकिस्तान के लिए अपनी तवानाइयाँ और इस मुल्क के कौमी मफाद के लिए एक जदोजहद की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हम आपके शागिर्द हैं। और 99 का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वक्त मैं वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी और पाकिस्तान के लिए वो सीट जीती थी जो आज तक पाकिस्तान नहीं जीत सका, और पहली दफ़ा इंडिया को हराया था, और वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की वाइस प्रेसिडेंट मैं बनी थी और आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। दूसरी बात जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, डेफिनेटली देखें, इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं। उसके लिए नंबर 1 चैलेंज ये है कि जो इन्फ्लेशन है और जिस तरह से रुपया गिरा है और डॉलर ने रुपये को पटक के मारा है और उसको लीर कतीर कर दिया है रुपये को, तो वो संभल नहीं पा रही है गवर्नमेंट। उतनी ही टेंशन, प्रॉब्लम और फिनंशियली नहीं, वो तो एक ओपन सारी दुनिया के पास एक सीक्रेट है कि भाई कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है कि ना पता हो। जो इंटरनल पब्लिक के अंदर जिस तरह का अवामी पजीराई में बहुत बुरी तरह नून लीग के लिए चैलेंजेस हैं ग्रास रूट लेवल पे, और वो इस हकीकत से आगाह हैं। उन्हें पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अवाम का गुस्सा बढ़ता है, जब रुपया गिरता है तो लोगों का मोराल गिरता है, और जब इस किस्म की सिचुएशन आती है जहाँ अनसर्टेनिटी होती है तो नाउमीदी पैदा होती है। अब इस हुकूमत के पास भी एक ही रास्ता है कि अपने टर्नओवर को पूरा करके ये एक केयर टेकर सेटअप को लेके आए, और वो केयर टेकर सेटअप जो है वो डिफाइंड टाइम के अंदर इलेक्शन कराए। अगर वो केयर टेकर सेटअप अपना प्रोलॉन्ग करता है तो ऑल ये सिचुएशन या ये सारा सिनेरियो जो है, ये पॉलिटिकल लैंडस्केप घूमता है आपकी इकॉनमी के गिर्द। अगर आपकी इकॉनमी जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे स्टेबल रहती है और आप डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर आ जाते हैं, तो फिर टाइम पे इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि हमें इकनॉमिकली जो है वो किसी और सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद है बाकी सारे महाज। क्योंकि पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को स्टेबल रखना, पाकिस्तान की इकनॉमिक फ्रंट के साथ जुड़े चैलेंजेस को ओवरकम करना, ये फिर नेशनल ड्यूटी है। फिर ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का बहुत आम पिलर है कि आपने पाकिस्तान का जो कौमी मफाद है और जो पाकिस्तान का मुआशी मफाद है उसको इंटैक्ट करना है। तो फिर बाकी जमहूरी मफाद और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी होंगे, पहले जो है कौमी और मुआशी मफाद जो है वो तरजीह होगा। ये सारी चीजें अच्छा, के बाद एक सवाल क्या बनती है? आपने हर दौर देखा है। डू यू थिंक के मौजूदा पीडीएम में इतनी अहलियत है कि मौजूदा माशी सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल ले? देखिए, ये सारी चीज़ें कंसेंसस के साथ जुड़ी होती हैं। कोई भी क्राइसिस हो, जब आप कंसल्टेशन डायलॉग करते हैं और कंसेंसस होता है तो आसानियाँ पैदा होती हैं। जहाँ पे आपकी कन्फ्रंटेशन होती है, तसादम होता है, मफादात का टकराव होता है, वहाँ फिर क्राइसिस जन्म लेते हैं। इस वक्त जो मैं देख रही हूँ कि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन में जो जमातें हुकूमत में होते हुए भी आपस में सियासी मफादात का टकराव कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो निचली सतह पे आपको एक स्पेस बनती भी है
तो जब ऐसे बयानात और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था और टकराव का जब पब्लिक के सामने एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है तो अवामी सतह पे फिर और मायूसी जन्म लेती है। तो मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो 13 जमातों ने मिल के ज़िम्मेदारी उठाई थी वो आज के दिन तक उसको पूरा करने में नाकाम रही हैं।